नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, ये चल रही है एमसीक्यू सीरीज जहां पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ, ये सीरीज सिर्फ मैं ही नहीं और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं यानी कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जानते हैं एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल की भी एमसीक्यू सीरीज लाइन से चल रही है। रजिस्ट्रेशंस ओवर कब के हो चुके हैं सीआईबी के, अब सिर्फ तैयारी करने बाकी है। तो तैयारी एमसीक्यूज के माध्यम से इस तरीके से यूट्यूब पे चलती रहेगी। हर रोज आपको 9 बजे ये क्लास मिलती है, ठीक है, आपके अपने चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। सब लोग 9 बजे जुड़ जाया करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन के लिए। दोस्तों, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए, और मॉड्यूल ए में टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, यही टॉपिक हमारा चल रहा था, तो इसी को आज भी हम रिपीट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग यानी कि अगेन बैंकिंग में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। मॉड्यूल ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अगेन मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो ये है मेरा क्यूआर कोड, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एंड यू विल रिसीव every information related to CA, IIB और related to BFM बैंक फाइनेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइएगा। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन इन इंडियन बैंकिंग कंसीडर द फॉलोइंग। ब्लॉकचेन की बात आ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा इन्वेंट की जा रही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बात चल रही है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इट इलिमिनेट्स पेपर वर्क and reduces transaction time in inland LC operations. दूसरा है यहां पर, it was initiated by 15 commercial bank in equal proportion. The system ensures regulatory transparency by linking to GST and e-way bills. ठीक है, which of the above are correct? इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, फटाफट बताइएगा यहां पर। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट लग रहे हैं? जो भी आपको करेक्ट लग रहे हैं ऑप्शंस, फटाफट बताइएगा यहां पर। जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहां पर सही होते हैं और इस बिहाफ पर 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट ऑप्शन। यस, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है, रिड्यूस करती है ट्रांजेक्शन टाइम को, क्योंकि जितना टेक आप लाएंगे उतना ही ट्रांजेक्शन टाइम रिड्यूस होगा। पहले फंड भेजने में कितना टाइम लगता था, आज यूपीआई के माध्यम से आप क्या करते हो, फट से पैसे ट्रांसफर कर देते हो, इंस्टेंट इधर स्कैन करके क्लिक करते हो और उधर अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। ये इतना फास्ट प्रोसेस हो पाया क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना होती तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं हो पाती। पहले अकाउंट में पैसे भेजने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था, ब्रांच में कंफर्मेशन देना पड़ता था, या चेक वेक किसी को देनी पड़ती थी। ये टेक के पहले की बात बता रहा हूँ। चेक चेक अगेन अगले दिन जाती थी क्लियरिंग हाउस में, 3-4 दिन लगते थे, सोचिए पैसे पहुंचने में इतना टाइम लगता था। दैट्स वाई उस समय कैश बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी, क्योंकि कैश में काम ज्यादा आसान होता था। चेक कौन इंतजार करेगा पेमेंट का, समझ गए, और चेक बाउंस भी हो सकता था। तो अगेन ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, यस, भारत में 15 कॉमर्शियल बैंकों ने इक्वल प्रोपोर्शन में इसे स्टार्ट किया है, और ये सिस्टम इंश्योर करता है रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी को। क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक चीज और बात याद रखिएगा, टेक से कंफर्मेशन मिल जाता है अगर कोई दिक्कत हो गई है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा आपको बताऊं, एटीएम में अगर आपने फंड विड्रॉ किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है एटीएम में रसीद निकल आती है, आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन पैसे नहीं निकलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी सिस्टम अपने आप इंश्योर कर लेता है कि किस व्यक्ति के पैसे नहीं निकले थे। ठीक है, और एंट्री हो गई, आप देखते हो कुछ समय बाद वो वापस रिवर्स ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये सब इंश्योर करता है। टेक्स से आप कभी भी गलती का पता लगा सकते हैं, किसको पेमेंट दिया गया था, कब दिया गया था, ये सब पता चल जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही है। ठीक है, जीएसटी और ई वे बिल्स ये तो आज का कंफर्मेशन है। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is our challenges of using blockchain in cross border transaction? क्रॉस बॉर्डर का मतलब इंडिया के बाहर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर यानी कि सीमा पार किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने में, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है डिफिकल्टी इन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग थ्रू हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शंस। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, एफएटीएफ कंप्लायंस कंट्री होती है। ओएफएसी भी ठीक है, इसी तरीके का कंप्लायंस है। ऑटोमेटिक इलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर चैलेंजेस, कौन से इसमें से कोई एक या सारे चैलेंजेस हैं इसमें, फटाफट बताइएगा। फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, एक सही है या सारे सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1, 2 and 3?
तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर 1, सही कह रहा है। बिल्कुल डिफिकल्टी होती है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में, ठीक है, क्योंकि हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शंस होती हैं, ठीक है। एफएटीएफ ओएफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट तो जरूरी है ही है, क्योंकि अगेन एफएटीएफ नहीं होगा तो आप जानते हो, ठीक है, फंड्स जो उनको मिल रहा है उसका वो टेररिज्म या, ठीक है, ब्लैक मनी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट करने में। यही एफएटीएफ का काम होता है, ये देखना कि कोई देश अपनी फंडिंग का टेररिज्म पर को तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बनाने में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो एफएटीएफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसकी ग्रे और, ठीक है, ब्लैक लिस्ट में नहीं होनी चाहिए वो देश। तो ऑटोमेटिक एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, ऑटोमेटिक एलिमिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। रिड्यूस तो होता है रिस्क, रिस्क रिड्यूस होता है, लेकिन ऑटोमेटिक एलिमिनेट नहीं होता है काउंटर पार्टी रिस्क, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, in the context of big data and predictive analytics, big data और predictive analytics, which of the following are practical uses? देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, हमें पता होना चाहिए। एमसीक्यू पढ़ने का मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। तो अगेन मॉड्यूल ए में बता दिया मैंने आपको टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, उसमें एक टॉपिक है ब्लॉकचेन, पूरा डिटेल में पढ़िएगा, देन आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं पढ़ करके यहाँ पर आएंगे फिर प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज, फाइनेंस और टेक का जो मिक्सचर है फिनटेक है। फॉरकास्टिंग कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क बिहेवियर, ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन से प्रैक्टिकल यूजेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रैक्टिकल यूजेस बिग डेटा एनालिटिक्स, जल्दी से बताइएगा क्या लगता है आप लोगों को। देखो बिग डेटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का मतलब ये एक तरीके से हमें पूरा का पूरा एनालिसिस करना। तो फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं बाय बैंक्स, बैंकों के द्वारा, और फिनटेक कंपनीज के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। ये है इसके प्रैक्टिकल यूजेस बिग डेटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के। फॉरकास्टिंग कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क बिहेवियर, क्योंकि आपके पास डेटा है ना, तो कंज्यूमर का जो क्रेडिट रिस्क बिहेवियर है, यानी कि कंज्यूमर कब कब डिफॉल्ट करता है, क्रेडिट रिस्क को जानने के लिए ही हमने क्या कर रखा है, उसके बिहेवियर को टैग करने के लिए हमने एक सिबिल ऑप्शन दे रखा है। अगर इस व्यक्ति ने कभी जीवन में कभी भी कोई लोन लिया होगा तो आपको पता है सिबिल उससे टैग करता है, ठीक है। सिबिल में उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी और सिबिल के रेटिंग के बिहाफ पर लोन मिलना आसान हो जाता है। अगर आपकी सिबिल रेटिंग अच्छी है तो आपको जल्दी लोन मिल जाता है। अगर सिबिल रेटिंग आपकी गड़बड़ है तो हो सकता है कई बैंक्स आपको लोन ना दें, मना कर दें आपको, क्योंकि आपका बिहेवियर पूरा एनालाइज हो गया है। कब कब आपने लोन की इंस्टॉलमेंट मिस करी है, कब कब आप पेमेंट नहीं दे पाए हो। अगर कहीं डिफॉल्ट किया होगा तो ये भी लिखा होगा उसमें कि इस लोन को लिया था, डिफॉल्ट कर गए थे, ये सब मेंशन होगा। ये क्रेडिट कार्ड लिया था, डिफॉल्ट कर गए थे, तो सब कंफर्म है। फिर क्या है यहाँ पर, ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्या ऐसा हो सकता है डेटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से कभी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का रिमूवल हो सकता है? नहीं भाई, कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड नॉर्म्स, ये तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर 1 and 2 ओनली, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉकचेन एंड ट्रेड फाइनेंस रिस्क रिडक्शन आर करेक्ट? इनमें से, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये करेक्ट हैं, सही हैं, रिलेटेड टू ब्लॉकचेन और ट्रेड फाइनेंस रिस्क रिडक्शन। कि ब्लॉकचेन से और ट्रेड फाइनेंस से, ठीक है, जो ट्रेड फाइनेंस के अंतर्गत रिस्क रिडक्शन है उसकी बात हो रही है। इट रिड्यूसेस काउंटर पार्टी रिस्क बाय ट्रैकिंग बिल्स ऑफ लेडिंग ऑन ब्लॉकचेन, बाय ट्रैकिंग बिल्स ऑफ लेडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बिल्स ऑफ लेडिंग से शिपमेंट का पूरा पता चलता है हमें, ठीक है। इट इनेबल ट्रांसपेरेंट फैक्टरिंग बाय मेकिंग इनवॉइसेस एक्सेसिबल इन रियल टाइम, ठीक है। ये इनेबल करता है ट्रांसपेरेंट फैक्टरिंग को। फैक्टरिंग के अंतर्गत रिसीवेबल्स को खरीद करके उसके बिहाफ पर आपको फाइनेंस दिया जाता है। इट इलिमिनेट्स ऑल रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। क्या लगता है आपको कौन से स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं? फटाफट बता दीजिएगा यहां पर। तो अगेन अभी आपको मैंने बताया था सारी बातें कि क्या टेक्नोलॉजी इलिमिनेट करती है रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को? बिल्कुल भी नहीं। रेगुलेटरी कंप्लायंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कभी भी टेक्नोलॉजी
रिमूव नहीं कर सकती, याद रखिएगा। रिस्क को रिड्यूस करने का काम करती है, डेटा, ठीक है, समय को बचाने का काम करती है, ये सब टेक्नोलॉजी के काम है। तो बेसिकली यहां पर याद रखिएगा पहला और दूसरा सही बात है, ठीक है, 1 and 2 ओनली, ठीक है, लेकिन तीसरी बात यहां पर गलत हो जाती है, दैट्स व्हाई 1 and 2 ओनली, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला पढ़िएगा बहुत अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो रेपिटेटिव टाइप का वर्क है और बल्क है, बहुत ज्यादा करना है। जैसे आप देखते हो कई बार आपके पास रोबोटिक कॉल्स आती हैं, आप फोन उठाते हो, तुरंत बता देता है आपका इतना पैसा बकाया है, फिर बाद में ये भी आ जाती है बात, अगर आपने जमा कर दिया हो तो इस कॉल को इग्नोर कर दीजिएगा। ये सब रोबोटिक प्रोसेस में, यानी कि जो रेपिटेटिव टाइप का काम है उसको आप आरपीए में लगा दीजिएगा। आरपीए उसको क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रोबोटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आरपीए से संबंधित कुछ बातें यहां पर लिख रखी हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, पहला क्या है, आरपीए कैन हैंडल लार्ज स्केल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विद मिनिमल एरर्स। आरपीए फैसिलिटेट फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स। आरपीए इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर हाई वैल्यू डिसीजन मेकिंग टास्क इन इंटरनेशनल बैंकिंग। क्या लगता है आपको, ठीक है, इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं रिलेटेड टू आरपीए? फटाफट बताइएगा। जो भी आपको लगता हो जल्दी से जल्दी बताइएगा फटाफट। दोस्तों अगेन सही ऑप्शन क्या है, अगेन खुद आप देखिएगा। आरपीए कैन हैंडल लार्ज स्केल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये बिल्कुल हो सकता है यहां पर, विद मिनिमल एरर्स, ये बिल्कुल सही बात है यहां पर। दूसरा कह रहा है आरपीए फैसिलिटेट फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन आरपीए के अंतर्गत नहीं आएगा, फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्योंकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में जो भी आपने इनपुट्स दे दिया उसके आधार पर काम चलता रहेगा, वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। समझ गए मेरी बात या नहीं, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम से रिलेटेड नहीं है बातें। दूसरा, आरपीए इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर हाई वैल्यू डिसीजन मेकिंग टास्क। अगर हाई वैल्यू डिसीजन मेकिंग टास्क है तो याद रखिएगा ये ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, यहां पर आरपीए से काम नहीं चलाएंगे जहां हाई वैल्यू डिसीजन मेकिंग टास्क होगी। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए ओनली। आरपीएस सिर्फ लार्ज स्केल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कम से कम एरर में हैंडल कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to blockchain based smart contract, blockchain based smart contract, which of the following are true, इनमें से कौन सा सही है? ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात पूछी जा रही है आपसे। they execute contract terms automatically when predefined conditions are met, they reduce time and manpower required to monitor delivery of goods, तीसरा है they eliminate the need for regulatory AML check। फटाफट बताइएगा यहां पर। अगेन अब तक आपने 4-5 क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, ठीक है, कंप्लायंस को हमने बताया एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो पहली बात यहां पर जो लिखी है देखिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, दे एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑटोमेटिकली। भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आपने प्री डिफाइंड कर दिए, उनको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशंस आर मेट, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी है ना, प्री डिफाइंड कंडीशंस सारी मेट हो गई तो वो क्या कर देगा, ओके कर देगा ऑटोमेटिक। दे रिड्यूस टाइम एंड मैन पावर, तो टेक्नोलॉजी का काम ही यही है, रिड्यूस करना समय और मैन पावर, ठीक है, तभी तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? जैसे अगेन पुराने जमाने में राजा लोग आराम से बैठते थे अपनी गद्दी पर, उनको हवा आने के लिए, पंखे के लिए एक व्यक्ति होता था जो पंखा जलाता रहता था इस तरीके से। अब अगेन फैन का सिस्टम इस समय आ गया, आप एक बटन दबाते हो, आदमी की नीड खत्म हो गई, रोबोटिक प्रोसेस खत्म हो गया। वर्तमान की बात कर लो, फास्टैग आपने देखा, फास्टैग टेक्नोलॉजी आ गई, अब ऑटोमेटिक फास्टैग आ गया है। पहले फास्टैग विंडो पर एक व्यक्ति को बिठालना पड़ता था, जब गाड़ी इंटर होती थी तो बाकायदा वो चेक करता था, आरएफआईडी वगैरह को सब सेट करके। अब ऑटोमेटिक कर दिया, आप बस
टोल के करीब पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपका, ठीक है, जो RFID है स्कैन होगी, उसके बाद आप जा सकते हो। तो मैन पावर को रिड्यूस किया ना, टाइम को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अगेन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इलिमिनेट द नीड फॉर रेगुलेटरी AML चेक्स, यानी कि अगेन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो चेक्स हैं, ठीक है, चेक यानी कि उसको देखना है, ये इसकी नीड को खत्म कर देना, इलिमिनेट कर देना, ये नहीं है। तो सही ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, अगेन फिर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बिग डेटा एनालिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा यहां पर। इट हेल्प्स बैंक्स आइडेंटिफाई पॉलिटिकली स्टेबल मार्केट्स फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अगर हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो ये बैंकों को सहायता करती है पॉलिटिकली स्टेबल मार्केट को ढूंढने में, क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबल मार्केट अगर होगी वहां पर आप जाओगे तो बहुत सारे रिस्क हैं। रिस्क इस बात के भी हैं, अगेन आप जानते हो पॉलिटिकल रिस्क है, ECGC में कवर तो होता है पॉलिटिकल रिस्क, लेकिन रिस्क तो है ना, ठीक है। पता चला अनस्टेबल सिचुएशन है, सरकार गिर के दूसरी सरकार बन गई वहां पर, तो अगेन कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इवन फॉरेन एक्सचेंज पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो आपका नॉन पेमेंट वाले सिस्टम पर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं? और पॉलिटिकली स्टेबल कंपनीज जब होती हैं तो याद रखिएगा हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी वाली कंपनी को प्रमोट किया जाता है। जैसे इंडिया में आप देख लो, अगर इस समय हम बात करें, ठीक है, जो गवर्नमेंट है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट, आप उससे रिलेटेड बात कर लीजिए, अक्सर बात अंबानी अडानी की होती रहती है ना, अंबानी अडानी चाहे पतंजलि, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को फुलफिल कर रही हैं और वो ग्रो कर रही हैं। तो आज की डेट में तो उनके शेयर प्राइसेस बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन कल को पॉलिटिकल चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए, तो ऐसी कंपनियां डाउनफॉल में जा सकती। तो आपने इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो क्या हो सकता है, डाउनफॉल में जा सकता है। तो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री हमें देखनी पड़ती है, तो ये बात सही है यहां पर। इट सपोर्ट्स प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टू असेस करेंसी वोलाटिलिटी ट्रेंड्स। तो टेक्नोलॉजी का काम है ट्रेंड लगाना, नाम ही है बिग डेटा एनालिटिक्स, तो ट्रेंड का तो पता चल जाएगा। वोलाटिलिटी, करेंसी वोलाटिलिटी मतलब कितना उतार चढ़ाव है करेंसी में। इट कंप्लीटली एलिमिनेट रिस्क, रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है बिग डेटा एनालिटिक्स से, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। इलिमिनेट का मतलब है समाप्त करना, खत्म करना, वो नहीं पॉसिबल है। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन फॉर रेगुलेटर्स? जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स का मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA, जो भी किसी सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, जो रेगुलेटर्स हैं, उनके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला, रियल टाइम व्यू ऑफ एसेंशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इजियर एनफोर्समेंट ऑफ AML रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सेंट्रलाइज्ड लेजर। क्या लगता है आप लोगों को, इनमें से कौन कौन से सीधे सीधे ऑप्शंस मिल जाएंगे? जो भी आपको लग रहा हो फटाफट बताइएगा। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं, ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, एक डीरेगुलेटेड सिस्टम है। तो डीरेगुलेटेड सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड लेजर करना ये पॉसिबल ही नहीं है, लेजर सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं, तो इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, रियल टाइम व्यू ऑफ एसेंशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये बिल्कुल हो सकता है। इजियर इन्फोर्समेंट ऑफ AML रिक्वायरमेंट, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रिक्वायरमेंट्स है उनका इजियर इन्फोर्समेंट कर सकते हैं रेगुलेटर्स, लेकिन सेंट्रलाइज्ड लेजर है ही नहीं। लेजर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी के लिए अभी तक इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है उसको नहीं लाए हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी, जिसको आप लोग जानते हो CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिटेल होलसेल दोनों सेगमेंट में लॉन्च कर दी है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं लेके आए, क्योंकि क्रिप्टो वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई एक मालिक नहीं है, एक रेगुलेटर नहीं है, ठीक है, और माइनिंग भी पॉसिबल है। यहां पे 1 and 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबल चैलेंजेस इन ब्लॉकचेन एडॉप्शन? अगर हम ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करते हैं तो क्या ग्लोबल चैलेंजेस यहां पर हो सकते हैं? ग्लोबल चैलेंजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, बिल्कुल सही बात है ये।
ठीक है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, यानी कि अगेन जो रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से अनिश्चितताएं हैं, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस देती हैं। नीड फॉर एडिशनल डेटा लेयर्स फॉर कंप्लायंस, रूल्स को फॉलो करने के लिए एडिशनल डेटा लेयर्स की आवश्यकता होगी, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर बात आ गई गारंटीड इलिमिनेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रूटिंग, तो याद रखिएगा ये फ्रॉड इलिमिनेशन ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, ये ग्लोबल चैलेंजेस का हिस्सा नहीं है ब्लॉकचेन एडॉप्शन का। ये दोनों ग्लोबल चैलेंजेस हैं, लेकिन इलिमिनेट करना सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रूटिंग ये ग्लोबल चैलेंज का हिस्सा नहीं। 1 and 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लॉकचेन रोल इन प्रूफ ऑफ ऑनरशिप इन ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस में प्रूफ ऑफ ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक किसका है, ट्रेड फाइनेंस जो व्यापारिक उधार दिया गया है, ठीक है, उसके रोल इन प्रूफ ऑफ, ब्लॉकचेन का क्या रोल है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप में। Titles available in blockchain systems provide transparency into ownership of goods. Blockchain eliminates duplication risks such as double spending of trade documents. Blockchain replaces GST invoicing requirement in India. क्या लगता है आप लोगों को? फटाफट बताइएगा यहां पर। पहली बात सही है, दूसरी बात सही है। यस, टाइटल्स अवेलेबल होते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम में जो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंसी इनटू ऑनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देन ब्लॉकचेन एलिमिनेट करते हैं डुप्लीकेशन रिस्क सच एज डबल स्पेंडिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को आप डबल स्पेंड दो जगह खर्च नहीं कर सकते हो। ब्लॉकचेन रिप्लेसेस जीएसटी इनवाइसिंग रिक्वायरमेंट, तो ये कंप्लायंस का हिस्सा हो गया है। क्या ब्लॉकचेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगेन 1 and 2 ओनली सही ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अब अगेन केस स्टडी देखिएगा, अगला प्रश्न है रिलेटेड टू केस स्टडी। क्या कह रहा है? अ मेजर इंडियन बैंक इज लिवरेजिंग बिग डेटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू एक्सपैंड इट्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस पोर्टल, ट्रेड फाइनेंस पोर्टफोलियो। एक अगेन एक बड़ा भारतीय बैंक है जो बिग डेटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लेकर के आ रहा है अपने इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक उधार पोर्टफोलियो जो है उसको बढ़ाना चाह रहा है। यूजिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज, कस्टमर ने क्या ट्रांजैक्शन किया उसका पूरा हिस्ट्री मॉडल है। जियोपॉलिटिकल रिस्क डेटा इसके पास है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अगेन आप जानते हो, ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिकल रिस्क जियोपॉलिटिकल आ जाता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस रिपोर्ट, द बैंक डेवलप्स एन एआई ड्रिवन मॉडल, बैंक ने एक एआई ड्रिवन मॉडल को डेवलप किया है यहां पर। दिस मॉडल आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिकली स्टेबल मार्केट, फ्लैग्स वोलाटाइल करेंसीज एंड प्रिडिक्ट कस्टमर रीपेमेंट बिहेवियर। ये सारा काम उसने कर लिया है किसके बिहाफ पर? लिवरेज करके बिग डेटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब एक बार इस केस स्टडी को आप खुद अपनी तरफ से ध्यान दे लीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न, Which of the following benefits can the bank directly derived from applying big data in this case? सीधे सीधे बैंक को क्या बेनिफिट मिलेगा इज अगेन बिग डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई करके, ठीक है, फटाफट बताइएगा। पहला है बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफ रीपेमेंट बिहेवियर, अगेन कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये नहीं हो सकता, तो ये सही है, ये सही है। 1 and 2 ओनली, क्या सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर? ठीक है, यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन इंटरनेशनल बैंकिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये उसी केस स्टडी से ही है यहां पर। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इंटरनेशनल बैंकिंग में जो है मोस्ट यूजफुल इन, कहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिफॉल्टर्स, यूजिंग हिस्टोरिकल रीपेमेंट ट्रेंड्स, guaranteeing political stability of partner countries, eliminating currency volatility, removing all compliance requirement under FEMA। क्या आपको लगता है यहां पर? तो नाम ही है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, पहले से आपको प्रिडिक्शन सोचना है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिफॉल्टर्स यूजिंग हिस्टोरिकल रीपेमेंट ट्रेंड्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर हमारे कौन कौन से, क्योंकि प्रिडिक्शन हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है,
तो अगेन पोटेंशियल डिफॉल्टर्स, हिस्टोरिकल रीपेमेंट ट्रेंड्स को देखते हुए हम पोटेंशियल डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेन काम है यहां पर। नेक्स्ट, विच चैलेंजेस स्टिल रिमेन डिस्पाइट बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स के बावजूद यहां पर कौन सा चैलेंज रहने वाला है? डेटा ड्रिवन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रूटेड वाया हाई रिस्क जुरिडिक्शंस, ability to customize service based on consumer preferences, use of past transaction history for modeling। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, अगेन एक बात याद रखिएगा, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की बात हो रही है, वैसे तो ये भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन डेटा ड्रिवन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डेटा ड्रिवन, डेटा से रिलेटेड जो है, डेटा में कंफर्म्ड जो है वो हमें पता चल जाएगा, वरना फ्रॉड का पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात याद रखिएगा, सही ऑप्शन यहां पर क्या है? बी, मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रूटेड वाया हाई रिस्क जुरिडिक्शंस। ये स्टिल रिमेन रह जाएगा, बाकी और चीजें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी यहां पर। नेक्स्ट, अगली केस स्टडी है, सिनेरियो को समझिएगा, देन यहां पर अगला जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब दीजिएगा। A multinational bank introduces RPA to handle repetitive process। मैंने आपको बताया ही था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का काम क्या होता है? रिपीटेटिव प्रोसेसेस को, ठीक है, करना, बार बार जो काम किए जा रहे हैं ना उनको रोबोटिक प्रोसेस में डाल दीजिएगा, ठीक है, वो चलता रहेगा मिनिमम एरर के साथ में, सच एज कंप्लायंस रिपोर्टिंग, डेटा एंट्री फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस एंड ईमेल कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। ईमेल आती रहती है ना आपके पास अपने आप समय समय पर। द सिस्टम सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स, बिल्कुल। स्पीड अप रेगुलेटरी फाइलिंग्स, जो आपको रेगुलेटरी फाइलिंग्स करनी है, जो रिटर्न्स वगैरह फाइल करने हैं, एंड प्रोवाइड्स 24/7 प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। हाउएवर सर्टेन फंक्शंस जैसे कि क्रेडिट अप्रेजल एंड फ्रॉड डिटेक्शंस आर स्टिल हैंडल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ह्यूमन एंड एआई टीम्स, बिल्कुल सही बात है। अब अगेन ये पढ़ लिया केस स्टडी। अब प्रश्न क्या है यहां पर? प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन आरपीए इफेक्टिवली हैंडल इन दिस केस। कौन कौन से एरियाज को जो आरपीए है वो अच्छे से हैंडल कर सकता है? रेगुलेटरी कंप्लायंस फाइलिंग अभी आपने देखा कर सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स पे काम नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड चैटबॉट्स बिल्कुल कर सकता है। तो पहला और तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क विल स्टिल रिक्वायर्ड ह्यूमन एआई जजमेंट बियॉन्ड आरपीए? ठीक है, डेली कंप्लायंस रिपोर्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, एनोमली मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन फ्रॉम इनवॉइसेस, सेंडिंग ऑटोमेटेड रिमाइंडर टू कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली इसका सही ऑप्शन क्या है? ह्यूमन की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ह्यूमन और एआई, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एनोमली मॉनिटरिंग, आपके उसी में लिखा है केस स्टडी में। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ आरपीए एडॉप्शन इन दिस सिनेरियो? आरपीए एडॉप्शन का प्राइमरी बेनिफिट क्या आपको दिख रहा है यहां पर? इंश्योरिंग गारंटीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क, ये भी नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग मैनुअल रिपीटेटिव वर्कफ्लोज, बिल्कुल सही बात है। रिमूविंग द नीड ऑफ एआई इन कस्टमर एंगेजमेंट, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। तो इतना ही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अगेन दिवाली आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी, और अगेन अब उससे रिलेटेड ऑफर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑफर्स इस समय दिवाली के बेसिस पे दिए गए हैं आपको, अप टू 60% ऑफ चल रहा है सभी महापैक और लाइव बैचेस पर। अगेन 17 अक्टूबर से ये ऑफर शुरू हो चुके थे और कब तक चलेंगे? 27 अक्टूबर तक। तो कुछ समय निकल गया, लेकिन कुछ समय भी बाकी, आप इन सबसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। CAIB महापैक, महापैक को हम सब लोग इंसिस्ट करते हैं क्योंकि महापैक में सब कुछ इंक्लूड रहता है, जो भी अपकमिंग बैचेस हैं वो भी आपको इंक्लूड मिलते हैं। वैलिडिटी इसकी 2 साल तक की होती है, अगर आप लेते हैं तो 2 साल, 1 साल और 6 महीने।
फीचर्स 20 प्लस बैचेस मिलते हैं, 400 प्लस क्लास नोट्स हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 500 प्लस मॉक टेस्ट क्विजेज हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है। प्राइस है 6599, 4599 और 2999, ये प्राइस रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। देन सीआईबी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है 14 अक्टूबर से जल्दी आप सभी लोग इसके साथ जुड़िए। इस समय का जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 1499। दिसंबर 2025 के लिए डिजाइन किया गया, आपके एग्जाम शुरू होने से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देन समर्थ आरबीआई, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए समर्थ आरबीआई ग्रेड बी बैच, जहां पर फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किए जाएंगे, लॉन्च किया जा चुका है। 1899 प्राइस है इस समय, ठीक है, दिवाली ऑफर में। नॉर्मल प्राइस 1899 है। प्रो के अंतर्गत आपको और भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, जिसका प्राइस 3399 रखा गया है। और जेआईबी के लिए बेस्ट बुक्स, आप इनको अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों से ऑर्डर कर सकते हो। ये स्पेशली बुक डिजाइन करी गई, बहुत बल्कि बुक्स नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप्स में बुक्स हैं, जिनको आप पढ़ करके अपने एग्जाम को बहुत अगेन अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक अपनी जो तैयारी है उसको एक लेवल अप कर सकते हो। तो ये बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, चारों बुक्स हैं जो जेआईबी में आती हैं, ठीक है। रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको चारों, ठीक है, चारों बुक्स हैं यहाँ पर, सेट है 4 बुक्स का, ये आपको मिल जाएगा 1224 इस समय इफेक्टिव प्राइस है, ठीक है। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।